हाय। तो आज जो सभी लोगों को इंतज़ार था, जितने भी हमारे एसआईटी के स्टूडेंट हैं, शायद मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों को इंतज़ार था कि एसएससी जेई का प्रिपरेशन के लिए जो हमारा वीडियो लेक्चर आने वाला है वो कब आने वाला है। ठीक है, तो आज आपका इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुआ और आज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी। तो बेसिकली नेटवर्क थ्योरी ये कोर्स केवल एसएससी जेई के लिए नहीं है। ये कोर्स गेट, ईएससी, ऑल पीयूसीज एग्जामिनेशन, ऑल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैं इस लेवल को ईएससी लेवल तक लेके जाऊंगा, गेट लेवल तक लेके जाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा और एक अच्छे लेवल को बनाने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोगों को धीरे धीरे करके राइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपकी जो इंतज़ार का जो समय था वो समाप्त होता है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी से। ठीक है, तो जो एसआईटी के बच्चे हैं वो तो पहले भी ऑलरेडी मेरे से नेटवर्क थ्योरी पढ़ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हैं और नेटवर्क थ्योरी अभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का अभी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा चुका है और कुछ चीज़ें हैं जो एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा मैं कम करूँगा और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा इंक्रीज करूँगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर को धीरे धीरे करके आपके अंदर बूस्टअप करते जाऊँगा, ताकि आप एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और गुड से गुड क्वेश्चन को टैकल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को जानने से पहले हमको कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो सपोज दैट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखते हैं एक एक करके, वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जैसे अगर आपको एक रजिस्टर दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। मान लीजिए आपको दिख रहा है वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। आपको दिख रहा है करंट सोर्स, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो सर्किट में हम लोग को अगर पीस वाइज जो दिखता है अलग अलग, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो यही कंपोनेंट्स जब प्रॉपर मैनर में कनेक्टेड होते हैं, प्रॉपर मैनर कहने का मतलब है कि वैसा कनेक्ट हो जिसमें करंट फ्लो हो सके, मतलब एक लूप बना के वो कनेक्टेड हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। सपोज दैट एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और एक सिंपल सा रजिस्टर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स। इसको क्या कहेंगे, लोड। ओके, ये आर है, यहाँ से देखिए करंट फ्लो हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स और एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर मैनर में कनेक्टेड है, इसका मतलब करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किट में क्या है कि करंट फ्लो हो सकता है। यदि सर्किट एबल है करंट फ्लो के लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन में लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में कि इफ या डायरेक्टली हम लिख देते हैं कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल component like R, L, C, डायोड या बीजेटी, ठीक है, इन प्रॉपर मैनर, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। जब कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स प्रॉपर मैनर में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग नोड किसे कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए नोड। नोड तो बेसिकली नोड हम लोग कहेंगे जहां दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड। और सपोज दैट एंड ब्रांच भी लीजिए टॉपिक पे, ठीक है, नोड एंड ब्रांच। तो ब्रांच हम लोग क्या कहेंगे, तो जैसे एक सर्किट है, सपोज दैट एक सर्किट के थ्रू देखते हैं, एक सर्किट है प्लस माइनस भी, ओके, सपोज दैट आर, फिर यहाँ से एक आर, ठीक है, एक आर यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये जगह को देखते हैं और ये जगह को देखते हैं, ओके। तो जहां पर ब्रांच हम लोग किसको कहेंगे, जैसे एक कंपोनेंट्स को हम लोग ब्रांच कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एक ब्रांच है, 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 ठीक है। तो कितने ब्रांचेज हुए, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हुए, 4 ब्रांचेस, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 4। तो नोड हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक नोड बन रहा है और एक नोड बन रहा है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस आर मीट एट अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिल रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग नोड कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक ब्रांच है और एक ब्रांच है, 2 ब्रांच मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड 1। और यहाँ पर देखिए एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड 2। तो हम लोग नोड 1, नोड 2, यहाँ पर कितने नोड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए, नोड्स 2। अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो हमारे नोड का जो डिग्री है, तो डिग्री किसको बोलेंगे, डिग्री, तो डिग्री इक्वल्स टू 3, मतलब जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट होंगे एक पर्टिकुलर नोड में उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री 2। यहाँ पर क्या है कि 2 ब्रांच कनेक्ट है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका डिग्री 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रांचेज हम लोग किसको कहेंगे, कि जो एक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग ब्रांच कहेंगे। एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, तो ये हमारे कितने हुए, 4। ये ब्रांच नहीं है, ठीक है, ये ब्रांच नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है, तो ये हमारा ब्रांचेज 4 हुए, नोड 2 हुए, जिसमें नोड में एक का डिग्री 3 है, एक का डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है नोड और ब्रांचेस को लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि मेश किसे कहते हैं, ठीक है, और लूप किसे कहते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप। लूप, कोई भी क्लोज पाथ को लूप कहा जाता है, ठीक है, कोई भी क्लोज पाथ हो तो इसको लूप कहेंगे। जैसे सपोज दैट लूप, तो एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ हुआ एक और रेजिस्टेंस, और सपोज दैट एक और वोल्टेज सोर्स, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक नोड दिख रहा है, 2 नोड दिख रहा है, ये तीसरा नोड दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो ये V1, ये V2, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर A B करके मार्किंग करते हैं, A B C D E F, ओके। तो हम लोग बात करते हैं लूप का। तो लूप हम लोग किसको कहेंगे, लूप कहेंगे जैसे लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 A B C D E F, ओके, A B C D E F A, हमारा ये एक लूप हुआ, ठीक है। क्लोज पाथ मिला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लूप। सिंपली अगर क्लोज पाथ है तो उसको क्या कहेंगे, लूप, ठीक है। लूप नंबर 2, और देखिए क्लोज पाथ A B E F,
ABEFE। और नेक्स्ट एक लूप यहाँ दिख रहा है, तो लूप नंबर 3 क्या हो गया, BCDEB, ये हमारा हो गया लूप। लूप का मतलब ये होता है कि जहाँ भी हमको क्लोज पाथ दिखे तो उसको हम लोग कहेंगे लूप। ओके, इसीलिए हम लोग जब भी KCL KVL लेते हैं तो लिखते हैं कि नाउ टेकिंग KCL इन लूप 1, लूप 2। तो अगर बड़ा वाला ले रहे हैं तो भी उसको लूप बोल रहे हैं, छोटा वाला ले रहे हैं तो भी लूप बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए ये हुआ हमारा लूप। अब मैश क्या होता है, तो इसी जगह पर हम लोग मैश को दिखा सकते हैं। मैश क्या होता है कि वो स्मॉलर लूप होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई अलग लूप नहीं होता है। मतलब ये सिंपली अगर देखा जाए तो ABCDEF ये मैश नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक लूप है, 2 लूप है ना। तो मैश वैसे लूप को कहेंगे जिसके अंदर यदि कोई भी लूप कंटेन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैश। तो सिंपली अगर मैश की बात करें तो एक मैश, अगर मैश नंबर 1 बोला जाए, मैश नंबर 1 किसको बोल सकते हैं, ABEFA। अगर हम लोग मैश नंबर 2 का बात करें तो किसको बोलेंगे, BCDEB। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कितने मैश हैं, 2, लूप कितने हुए, 3, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा सर्किट है। तो हमने मैश और लूप का कॉन्सेप्ट को देखा। तो सिंपली लूप क्या होता है और मैश क्या होता है, इसके बीच में हम लोग अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं अपने वे में। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मैश और लूप के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, प्लेनर नेटवर्क। प्लेनर नेटवर्क क्या होता है, देखिए प्लेनर, ओके, PLENER, प्लेनर, प्लेनर प्लेनर, ठीक है। तो हम लोग प्लेनर नेटवर्क की जब बात करते हैं तो वो सारे नेटवर्क जिसको हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेनर नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें, सपोज दैट ये सर्किट, ये हमारा R1, R2, R3, R4, R5 और ये हमारा V, ये हमारा प्लेनर नेटवर्क। क्यों, क्योंकि देखिए इस ब्रांच को अगर हम यहाँ ना दिखा के, इस ब्रांच को अगर हम लोग बाहर से दिखा दें, सपोज दैट देखिए ये था R2, R3, R4, R5, R6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर दिखाएंगे तो कोई भी सर्किट एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी सर्किट को एक प्लेन में सिंपली अगर हम उसको दिखा दें तो उस सर्किट को हम लोग कहेंगे प्लेनर सर्किट, और जिसको नहीं दिखा सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे नॉन प्लेनर सर्किट। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर यदि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे ढंग से सर्किट को दिखाने का प्रयास करते हैं जो पॉसिबल ना हो, ठीक है। अगर यहाँ से एक ऑलरेडी पहले से ही एक सर्किट कनेक्ट है, ठीक है, और यहीं से एक और ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ओके। तो इस सर्किट को अगर देखा जाए R6 है, ये R7 है, ये R8 है। अगर हम इस सर्किट की बात करें नॉर्मली, ओके, तो इस सर्किट में ये R6, ठीक है। तो इस सर्किट में नॉर्मली क्या है कि हम इसको एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अगर है तो इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। इस ओवरलैप को हटाना चाहेंगे तो इस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट दिख रहा है ये जस्ट नॉन प्लेनर है, ठीक है,
नॉन प्लेनर सर्किट। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लिख लीजिए नॉन प्लेनर नेटवर्क। ओके, नॉन प्लेनर नेटवर्क। ओके, ठीक है। तो जिसको हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग नॉन प्लेनर नेटवर्क कहते हैं, जिसको एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग प्लेनर नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लीनियरिटी। ठीक है, लीनियर नेटवर्क। लीनियर लीनियर नेटवर्क कहने का मतलब ये है कि वो दो प्रिंसिपल को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लीनियर का मतलब होता है ये दो प्रिंसिपल को, पहला नंबर है होमोजेनिटी, ठीक है, या होमोजीनियस लिख सकते हैं, एन होमोजेनियस होना चाहिए। और दूसरा सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन। यदि कोई एक सर्किट है, अगर वो लीनियर तभी होगा जब उसमें दो तरह का क्वालिटी मौजूद हो, एक होमोजेनिटी, दूसरा लीनियरिटी। ठीक है, यदि दोनों ही प्रिंसिपल होल्ड कर रहे हैं किसी सर्किट में तो उस सर्किट को हम लोग कहेंगे लीनियरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग होमोजेनिटी की बात कर लें तो होमोजेनिटी हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, जैसे हमारा कोई सिस्टम है, सपोज दैट, ठीक है, अगर कोई सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि अगर इनपुट हम लोग x ऑफ t दे रहे हैं और आउटपुट अगर y ऑफ t आ रहा है, ठीक है, समझ में आया कि अगर x ऑफ t दे रहे हैं तो y ऑफ t आ रहा है, तो हमारा ये जो होमोजेनिटी इसको तभी कहेंगे, या होमोजीनियस, इसको होमोजीनियस तभी कहेंगे जब k टाइम्स अगर x ऑफ t सिस्टम में देते हैं तो हमारा k टाइम्स y ऑफ t आ जाता है। मतलब जो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फैक्टर आउटपुट में ही दिखता है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम लोग y ऑफ t इक्वल्स टू t ले लेते हैं, ठीक है, xt की जगह पर t, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना। तो लीनियर रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि यदि एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरा क्या हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई और खुद ब खुद हो रहा है। मतलब कि इनपुट को अगर k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आउटपुट भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग होमोजेनिटी। तो मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसमें k1 k2, ठीक है, सिस्टम x1 है, y1 आउटपुट है, ठीक है, फिर एक दूसरा सिस्टम है जिसमें k2 डाला, x2 डाला, t, और उस सिस्टम से पास कराने के बाद k2 y2 t आया। तो हमारा होमोजेनिटी के बाद हमारा जो सुपरपोजिशन है, तो सुपरपोजिशन क्या है कि यदि ये दोनों इनपुट को ऐड कर दिया जाए तो आउटपुट भी ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर ये दोनों इनपुट को ऐड कर दें, k1 x1t प्लस k2 x2t, उसी सिस्टम से पास करें, सेम सिस्टम, यही ये सिस्टम है, ठीक है, सेम सिस्टम से पास करें तो हमारा इनपुट k1 y1t प्लस k2 y2t आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। तो किसी सिस्टम में यदि अगर इनपुट को k टाइम्स स्केल कर दिया जाए तो आउटपुट भी k टाइम्स स्केल हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली होमोजेनिटी। यदि वेटेड सम ऑफ इनपुट, वेटेड सम का मतलब क्या हुआ, k1 और k2 इंक्लूडेड होगा। वेटेड सम ऑफ इनपुट जब आता है तो आउटपुट में उसी का वेटेड सम ऑफ आउटपुट आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट में।
नेक्स्ट टॉपिक बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। तो बेसिकली बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट किसको कहेंगे, ठीक है। तो बायलैटरल एलिमेंट जिसमें पोलैरिटी का कोई फंडा ना रहे, जैसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, एक बायलैटरल एलिमेंट है। सपोज दैट कि यदि ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, अगर करंट पास यहां से हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। मतलब रेजिस्टेंस में करंट जहां पर इन कर रहा है वो पॉजिटिव होना ही होना है। यदि सपोज दैट इसको हम लोग उल्टा करके जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बी टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ओके, और करंट अगर यहां से पास हो रहा है तो यहाँ बिल्कुल प्लस, यहाँ माइनस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस एलिमेंट को उल्टा करके लगाएं या सीधा करके लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही तरफ से वर्क करता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायलैटरल एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में हमारा एक रजिस्टर हो गया, ठीक है, रजिस्टर क्या हो गया, बायलैटरल एलिमेंट हो गया। इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ये सब चीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये सब चीज के बारे में कि क्या इंडक्टर होता है, क्या रजिस्टर होता है, क्या कैपेसिटर होता है, वो सभी चीज डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है कि इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, हमारा उसका कोई पोलैरिटी नहीं होता है, हम लोग उसको जैसे मन करेगा वैसे हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो दोनों ही तरफ से करंट अगर फ्लो करे तो उसका कोई भी, ठीक है, मतलब सर्किट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस उसके वजह से नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायलैटरल एलिमेंट। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको यूनिलैटरल कहते हैं, जैसे डायड। डायड क्या होता है, डायड ये यूनिलैटरल एलिमेंट है। अगर हम लोग डायड का बात कर लें, एक सिंपल सा डायड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए कि अगर फॉरवर्ड में यहाँ प्लस दिया जाए यहाँ माइनस, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे। तो कहने का मतलब है कि एक डायड जो है वो फॉरवर्ड बायस पर वर्क करता है, रिवर्स बायस पर क्या होता है कि सडन करंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डायड डैमेज हो सकता है। इसलिए रिवर्स बायस में हम लोग उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज तक लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। तो वो एलिमेंट हमेशा उसका पोलैरिटी को देख के उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एंड लम्प्ड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या एलिमेंट, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट एंड लम्प्ड एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प एलिमेंट किसको कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर लेंथ। मतलब ये लेंथ पर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा एक वायर है, सपोज दैट कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड की ही बात कर लेते हैं, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो कोई बता सकता है कि किस जगह ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। अगर हम इतना छोटा टुकड़ा कर लें, इतना छोटा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज दैट ये एल है, ठीक है, और ये जो है 100 माइनस एल है, ये 100 मीटर वायर था, 100 मीटर वायर था, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या था, 100 मीटर है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस को निकालना चाहें कि यहाँ पर ये आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, या R1 क्या आएगा, है ना, R1 क्या आएगा, तो हम लोग एक फाइनाइट लेंथ के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। एक फाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो R रेजिस्टेंस है ये सिंपली 100 मीटर लेंथ में, पूरा 100 मीटर लेंथ अगर है तो टोटल का रेजिस्टेंस R है। अगर उसका लेंथ कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो नॉर्मली क्या है कि इसको हम लोग
बिल्कुल कहीं किसी भी पॉइंट पर बोल नहीं सकते कि इतना दूरी तक का रेजिस्टेंस इतना है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या एलिमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का मतलब हुआ कि उसका जो उसका प्रॉपर्टी है, रजिस्टिव प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, इंटायर लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। और लंप्ड एलिमेंट क्या होता है, तो सपोज दैट एक रजिस्टर है, ये लंप्ड एलिमेंट है। तो इसमें हमको क्या होता है कि पता होता है कि ये जो वैल्यू है वो कितना दूरी तक उसका अपना फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। इसमें किसी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ता है, सिंपल कैलकुलेटिव मेथड से हम लोग निकालेंगे। बट यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। और लंप नेटवर्क में सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू इसका वैल्यू को निकालते हैं। तो जनरली जितने नेटवर्क को हम लोग देखते हैं वो हमारा लैम्प्ड नेटवर्क होता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो देखते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर टाइम इनवेरिएंट की बात करें और टाइम वेरिएंट की बात करें, तो टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होता है उसको हम लोग टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहते हैं, और जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी टाइम के साथ वेरी नहीं करता है उसको टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल है। अब हम लोग चलेंगे कुछ चीजों को लेकर। हमारा क्या होता है कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है सर्किट का, जनरल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सर्किट का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। सपोज दैट एक बॉक्स है जिसको हम लोग कहेंगे सोर्स। इसके थ्रू कुछ कनेक्शंस जाएगा और दूसरा आएगा हमारा लोड है ना। तो सोर्स और लोड ये दो बेसिक चीज है। तो हम लोग यदि नेटवर्क थ्योरी में सोर्स और लोड के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से, जितने भी टाइप के लोड हो सकते हैं, जितने भी टाइप के सोर्स हो सकते हैं, यदि उसके बारे में यदि एक बेसिक नॉलेज हो, एक बहुत अच्छा नॉलेज हो, तो हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सोर्स की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सोर्स में कितने टाइप के सोर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लोड में चलेंगे कि कितने टाइप के लोड होते हैं या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोर्स। तो नॉर्मली यदि हम लोग सोर्स की बात करें तो सोर्स सबसे पहले दो तरह का होता है। एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। सोर्स क्या होता है, सिंपली दो तरीके का। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। इसके बाद दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है, तो दो तरीके का होगा। पहला इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, दूसरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो आईसीएस और आईवीएस, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स हमारा चार टाइप का होता है। करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये हमारा सोर्स का अपना एक फ्लो चार्ट है। तो इतने ही टाइप के सोर्स होते हैं नॉर्मली, जो हमारे किसी भी नेटवर्क में एक्चुएटिंग सिग्नल की तरह बिहेव करते हैं। यदि इसका एक अपना बेसिक सा नॉलेज अगर हो जाए तो हम लोग किसी भी सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स में,
ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स की बात जब करेंगे स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है कि इसका एक अपना एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है, जो किसी दूसरे ब्रांच के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। ये इसका अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। सपोज दैट एक बैटरी, हम लोग सपोज दैट लेते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में मान लो कि ले लिए हम एक बैटरी, ये क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का क्या हो गया, ईएमएफ, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। हम लोग ऐसा क्यों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों लिए, ये हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर वोल्टेज सोर्स में देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आइडियली बोला जाए तो ये क्या होगा, R इक्वल्स टू 0। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, RI नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। बट अगर आइडियल बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स तो RI मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर वोल्टेज मान लेते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये V है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग KVL लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब मैं KVL लेता हूं तो ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है, इस करंट को मैं मान लेता हूं I, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो E माइनस E, पहला माइनस प्लस I इंटू R इंटरनल, उसके बाद फिर प्लस V इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आने वाला है, आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इज इक्वल्स टू E माइनस I इंटू RI, ये, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल केस है। अगर आइडियल केस की बात करें तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू E, क्यों, क्योंकि इस जगह पर RI इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देखें, ओके, अगर देखें V आउटपुट I इंटू R है, ठीक है। V आउटपुट I, अगर ये बात करें तो V आउटपुट E से थोड़ा नीचे, ओके। तो ये जो हमारा स्लॉप जो जा रहा है वो RI स्लॉप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो E है, यहाँ E था, यहाँ से जो हमारा डिक्रीज हो गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है एट अ पार्टिकुलर करंट I पर, या I डैश ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो पार्टिकुलर I डैश करंट की वजह से हमारा ये स्लोप की वजह से कुछ वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल केस है। यदि आइडियल का बात करें तो ये क्या होगा, कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जो केस दिख रहा है ये हमारा आइडियल हो गया, ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल केस, ठीक है। तो ये सोर्स हमारा प्रैक्टिकल है और ये हमारा जो कर्व है वो आइडियल केस का है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि किसी भी एक वोल्टेज सोर्स का अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। तो
हमारा आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0, और यदि वो प्रैक्टिकल है, नॉन आइडियल है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है। आउटपुट वोल्टेज ईएमएफ से जस्ट थोड़ा ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।